सो हाय फ्रेंड्स, टुडे विल टॉक अबाउट परमानेंट रेजिडेंसी इन जर्मनी। आज हम बात करेंगे परमानेंट रेजिडेंसी जर्मनी में। और बहुत सारे लॉज चेंज हुए हैं 2020 में। मैंने 2015 में परमानेंट रेजिडेंसी लिया जर्मनी का। उसके बाद में मैं अभी कुछ सालों से जर्मन पासपोर्ट होल्डर हूँ। और इस पूरी प्रक्रिया में मेरा जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो था मेरी नौकरी की वजह से मैं वहाँ था। और उस वजह से जो मेरी पेंशन कंट्रीब्यूशन थी उस वजह से मुझे वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी मिली और फिर सिटीज़नशिप मिली। तो सिटीज़नशिप लेने का जर्मनी का बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक रिच कंट्री है, पैसे वाली कंट्री है, तो उनके सोशल सिस्टम्स, हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम्स और उनकी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम और ये सब बहुत अच्छा है। जैसे अगर आपकी नौकरी चली जाए तो आपको 1500 यूरो मतलब करीब 1 लाख रुपए पर मंथ वो देते हैं एज सपोर्ट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जर्मनी में बहुत अच्छी हैं और आप लोगों को इसलिए पहले जर्मन परमानेंट रेजिडेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए और उसके बाद में फिर आपको जर्मन पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे इंडिया से लोग जाते हैं, उनको ये कन्फ्यूजन रहता है कि किस स्टेज पर किस तरह से पीआर मिलेगी और किस स्टेज पर किस तरह से सिटीजनशिप मिलेगी। तो आज हम उस सब के बारे में बात करेंगे। मैंने यहाँ पर एक आर्टिकल खोल रखा है। एक्चुअली मैंने आर्टिकल नहीं, मैंने एक BAMF वेबसाइट खोल रखी है। BAMF क्या है? बुंडस आर्म्ड है। बुंडस आर्म्ड मतलब फेडरल एजेंसी, जो उनकी मेन सरकारी एजेंसी है। जो BAMF, बी होता है बुंडस आर्म्ड यानी फेडरल, यानी कि जैसे यहाँ पर भारत सरकार का कुछ भी उपक्रम हो या भारत सरकार का कोई भी एजेंसी हो, मिनिस्ट्री एक तरह से आप कह सकते हो। तो ये BAMF वाले सारे इनके रूल्स डिफाइन करते हैं कि किस तरह का क्या कंडीशंस होनी। और ये रूल्स काफ़ी चेंज हुए हैं पिछले साल। तो आपको जो भी अभी गाइड कर रहे हैं ये लोग, तो उनसे आप ये पूछो कि भैया अभी हाल फिलहाल में क्या रूल चेंज हुए हैं, उनका आप पे क्या असर पड़ेगा, ये सब। तो आज हम प्राइमरली इस PR का जो जो भी जर्मनी में सिस्टम है थोड़ा बहुत चेंज हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, तो PR होती क्या है? PR और ग्रीन कार्ड में थोड़ा सा फ़र्क है। US में जो ग्रीन कार्ड होता है उसमें आप कभी भी आ जा सकते हो। वहाँ पर आपको जो जर्मनी वाला है उसमें एक रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि 6 महीने से ज़्यादा आप अगर इन जर्मनी से बाहर रहते हो तो आपकी PR ख़त्म हो जाती है। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है जर्मन PR का। लेकिन जर्मन PR के और बहुत से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कंपेयर टू US। एक जैसे फॉर एग्जांपल जर्मन PR आपको बहुत जल्दी मिलती है, 2 या 3 सालों में भी मिल सकती है अगर आप ब्लू कार्ड मतलब हायर इनकम स्कीम में वहाँ पर गए हुए हो। तो और 2 तरह की PR होती है जर्मनी में। एक तो जर्मन सरकार देती है, और जर्मनी क्या है, EU का पार्ट है। EU क्या है? यूरोपियन यूनियन। तो एक तो मिलता है भैया यूरोपियन यूनियन वाला और एक मिलता है जर्मनी वाला। तो ये दोनों परमानेंट रेजिडेंसी थोड़ी थोड़ी अलग है। जो जर्मनी वाला है उसके कानून जो है वो जर्मन सरकार ने तय किए हैं, और जो EU वाला PR है उसके कानून जो है वो यूरोपियन यूनियन ने तय किए हैं। और दोनों में से कोई फ़र्क नहीं है, कोई भी ले लो। बहुत से लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं। जो EU वाला है उसमें आपको मैं बता देता हूँ, जैसे 60 महीने पेंशन स्कीम में आपने कंट्रीब्यूट किया है या नहीं किया है, वो डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। तो उसको अंग्रेजी में आप ये बोल सकते हो सेटलमेंट परमिट फॉर पर्सन्स एंटाइटल्ड टू एसाइलम, पर्सन्स एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ रिफ्यूजीज। सो एक अलग कैटेगरी है रिफ्यूजीज और असाइलम्स की। तो उसमें हमें नहीं देखना है, हमें देखना है जो नॉर्मल कंडीशन क्या होती है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि ये जो लिखा हुआ है, जैसे टू अर्न दिस टाइटल यू मस्ट हैव हैड वन फॉर एटलीस्ट 5 years रेजिडेंस परमिट। तो 5 साल का रेजिडेंस परमिट होना चाहिए, पेंशन होना चाहिए, जो पेंशन स्कीम में 60 महीने तक का कंट्रीब्यूशन आपने किया होना चाहिए। कैन सिक्योर अ लिविंग, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बेरोजगार हो। जब आप अप्लाई कर रहे हो PR के लिए तब आपके पास में पक्की नौकरी होनी चाहिए। एंड हैव बीन वेल इंटीग्रेटेड। वेल इंटीग्रेटेड का मतलब कि आप जर्मन सोसाइटी में उनके हाव भाव, उनके कल्चर को समझते हो, उनकी लैंग्वेज बोलते हो। ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अभी इसमें एक एक्सेप्शन है कि मैरिड कपल्स जो होते हैं उनमें अगर 2 अप्लाई कर रहे हैं एक साथ, हस्बैंड वाइफ, तो इट इज़ इनफ कि दोनों में से एक ने पेंशन में कंट्रीब्यूशन किया है, वो सफिशिएंट होता है। तो 60 महीने का पेंशन कंट्रीब्यूशन, पक्की नौकरी और वेल इंटीग्रेटेड, और मैरिड कपल्स में दोनों में से एक की नौकरी हो तो चलता है।
अच्छा, अभी क्या है कि ये टाइम जो 60 महीने का है बहुत सारे केसेस में कम भी हो सकता है। जैसे स्किल्ड वर्कर की एक स्कीम होती है। स्किल्ड वर्कर में क्या है, जैसे कोई रिसर्चर होता है और उसमें 60 महीने की बजाय 48 महीने पेंशन कंट्रीब्यूशन किया हो तो चलता है। और ग्रेजुएट्स जो वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह वाले होते हैं तो उसमें 24 महीने का पेंशन इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन जो है वो सफिशिएंट होता है। एंड सफिशिएंट नॉलेज ऑफ जर्मन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज के बिना तो परमानेंट रेजिडेंसी आप भूल जाओ, कि पीआर आपको देंगे ऐसा संभव ही नहीं है। अच्छा, ईयू बी, अभी एक और एक्सेप्शन है ईयू ब्लू। तो हमने दो एक्सेप्शन बात किए। पहला एक्सेप्शन था स्किल्ड वर्कर्स के लिए, सो स्किल्ड वर्कर्स के लिए 4 साल 48 महीने। फिर हमने बात की ग्रेजुएट्स जो वोकेशनल एजुकेशन वाले हैं उनके लिए 24 महीने। और इसमें थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड, जैसे जो कोई इसने पीएचडी किया है फिर वहाँ पर काम कर रहा है उनके लिए ये। ईयू ब्लू कार्ड होल्डर्स, ईयू ब्लू कार्ड क्या होता है? ईयू ब्लू कार्ड होता है स्पेशल स्कीम है कि उनको पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। जैसे मैं ईयू ब्लू कार्ड में गया था। ईयू ब्लू कार्ड में क्या होता है कि आपकी इनकम एक सर्टेन लेवल से ऊपर होनी चाहिए जब आप जर्मनी जाओ। अब मुझे याद नहीं वो 50-60 हज़ार की यूरो पर ईयर की इनकम है। अगर आपकी उससे ज़्यादा है तो आपको ईयू ब्लू कार्ड देते हैं। तो ये मुझे इन्होंने दिया था 2012 में ऐसा कुछ। उसमें कंडीशन क्या है कि बहुत इजी है, 21 महीने से लेकर के और 33 महीने तक। अब 21 महीने तब जब आपको लैंग्वेज नहीं आती तो उसमें बिना लैंग्वेज के भी चल जाता है। A1 लैंग्वेज के साथ में 21 महीने में अगर आपके पास में ईयू ब्लू कार्ड है तो आपको पीआर मिल जाएगी। लेकिन 21 महीने के बाद 33 महीने अगर आपने लैंग्वेज नहीं सीखी तो इसमें, अच्छा आपको लैंग्वेज के भी बता दूं कि 2-3 लैंग्वेज के लेवल होते हैं, A1, A2, B1, B2। A1 क्या है? सबसे बेसिक लेवल है। A2 उससे बेटर है, B1 उससे बेटर है, B2 उससे भी बेटर है। आपको सिटीजनशिप जो उनकी नागरिकता है वो लेनी है तो आपको B1 दिखाना पड़ेगा सर्टिफिकेट उनको। और अगर आपको पीआर चाहिए तो मिनिमम जो है वो रिक्वायरमेंट है A1 की। 21 महीने हो, 33 महीने हो, 48 महीने हो, 60 महीने हो, डजेंट मैटर। A1 या A2 ये थोड़ा एक स्टेट पर भी डिपेंड करता है। जैसे हैम्बर्ग में रिस्ट्रिक्शंस लॉज थोड़े से अलग हैं, म्यूनिक में अलग हैं और बर्लिन में अलग हैं। टिपिकली जब आप ईयू ब्लू कार्ड स्कीम से जा रहे हो तो दो हैं ईयू ब्लू कार्ड में भी, 21 महीने और 33 महीने। 33 महीने अगर आपने लैंग्वेज अच्छे से नहीं सीखी और अगर आपने अच्छी तरह सीख ली तो 21 महीने में दे देते हैं। और 21 महीने का मतलब ये है कि 21 महीने आपने फिर वो पेंशन में कंट्रीब्यूशन किया है या नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयड जो होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड का हमारे इंडियंस के लिए इतना केस नहीं होता, बाकी वो मोस्टली अमेरिकन के लिए होता है। जैसे कोई मार्केटिंग मैनेजर या कोई मार्केटिंग का काम करते हैं, ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड है, कंसल्टिंग करता है, जर्मनी पहुंच गया तो उसमें 3 साल में वो दे देते हैं। अच्छा, अभी फैमिली मेंबर्स ऑफ जर्मन पर्सन, उसमें सिटीजनशिप, अब जैसे कि आपने वहाँ पर जाकर किसी जर्मन से शादी कर ली तो वो थोड़ी प्रोसेस आसान है, उसमें आपको सिटीजनशिप भी 3 साल में मिल सकती है। तो मैं वो केस कवर नहीं कर रहा हूँ। और पर ये है कि बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि जैसे किसी जर्मन से शादी कर ली उसके बाद में अगर आपको जर्मन नहीं आती, ऐसा नहीं है कि आपको बिना जर्मन आए वो पासपोर्ट दे देंगे या सिटीजनशिप या वो पीआर दे देंगे। जर्मनी में रूल बहुत बहुत क्लियर है कि भैया आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, लैंग्वेज नहीं आएगी तो भैया कुछ नहीं मिलेगा, कुछ आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, कुछ पीआर नहीं मिलेगी, कुछ सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। लैंग्वेज आना जरूरी है। लैंग्वेज के सर्टिफिकेट अभी ले लो, और लैंग्वेज का सर्टिफिकेट लेना किसी ढंग की जगह से, कचरा जगह से मत ले लेना, क्योंकि कचरा जगह से लेने के बाद में वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं कि भैया मेरे को तो पैसे बचाने, मैंने तो बस किसी और ना, आप गोएथे इंस्टीट्यूट का या कोई अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का 2-3 इंस्टीट्यूशन ही है वहाँ पर जर्मनी में जो रिकॉग्नाइज है, उन्हीं से लो, उनका सर्टिफिकेट लो और उनका सर्टिफिकेट फिर जमा कर दो, और A1 होगा या A2 होगा या जैसे भी लैंग्वेज है। तो ये सब चीज़ें हैं पीआर के लिए। पीआर के लिए बेसिकली पेंशन कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है। और अगर आपने जर्मनी में पढ़ाई की है तो आपके लिए रूल्स थोड़े इजी हो सकते हैं, जैसे रिसर्च वगैरह ओरिएंटेड फील्ड में हो तो। इसमें जस्ट आपको फ़ायदे बता देता हूँ। अगर आपके पास में पीआर है तो आपकी नौकरी अगर चली गई तो आपको वहाँ से निकाला नहीं जाएगा। ठीक है, आपने एक बार पीआर ले ली, उसके बाद मान लो आपने नौकरी छोड़ दी और फिर आपको वहाँ पर सरकार पैसे देगी, जैसे महीने का 1000, 1200, 1500 यूरो। तो वहाँ पर आपको भगाएंगे नहीं,
तो आप जितनी जल्दी पीआर ले सको उतना ज़्यादा आपके फ़ायदे में है। और ये आप चीज़ BAMF की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो कि भैया कितने महीने बाद आप एलिजिबल हो, उनके 6-7 रूल हैं। तो ये तो हो गया जर्मन पीआर। और एक होता है EU की पीआर, यानी यूरोपियन यूनियन की पीआर। यूरोपियन यूनियन की पीआर में रूल है 5 साल का पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन, तो वो मैंडेटरी है उसमें। तो जैसे EU ब्लू कार्ड वाले होते हैं, जो EU ब्लू कार्ड वाले जो जाते हैं, वो EU ब्लू कार्ड वाले बहुत बार EU का पीआर जर्मनी में नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि EU का जो ब्लू कार्ड है, उसके बाद में EU की जो पीआर है, उसमें 60 महीने की पेंशन कंट्रीब्यूशन मांगता है। तो 60 महीने की तो पेंशन कंट्रीब्यूशन आपकी होगी नहीं। अगर आप 33 महीने बाद अप्लाई कर रहे हो, तो आप 33 महीने बाद जर्मन पीआर के लिए अप्लाई करो, जैसे मैंने किया था। तो आप हमेशा चूज कर सकते हो कि आप कहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो। नॉर्मल मैं कह रहा हूँ 70-80% केसेस में जर्मन पीआर के लिए अप्लाई करना ज़्यादा ईजी है, अगर आपने जर्मन लैंग्वेज सीखी है। EU पीआर के लिए लोग करते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं करते, पर उसके लिए फिर आपको वो 60 महीने का पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाना पड़ेगा। उसमें बहुत ही स्टैंडर्ड से उनके रूल हैं। तो मैंने आपको इनको 3-4 एक्सेप्शन बताई है 60 महीने के लिए। स्किल्ड वर्कर्स के लिए 48 महीने है, और वोकेशनल ट्रेनिंग वालों के लिए 24 महीने है पेंशन कंट्रीब्यूशन। EU ब्लू कार्ड होल्डर के लिए 2 कैटेगरी है, 21 महीने और 33 महीने। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 3 साल। और जिन्होंने जर्मन किसी से शादी की है, उनका केस बिल्कुल अलग है, वो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। और इस तरह से है। और फिर बच्चों के लिए भी आता है, एज ए चाइल्ड ऑफ अ फॉरेन पर्सन। तो 16th बर्थडे पर तो इसमें क्या है कि एज अ चाइल्ड ऑफ अ फॉरेन पर्सन यू विल रिसीव अ PR परमिट इफ यू हैव हैड ऑन योर 16th बर्थडे फॉर एटलीस्ट 5 years रेजिडेंस परमिट। तो बच्चों के लिए जो फॉरेन पेरेंट्स, जिनके पेरेंट्स के पास में फॉरेन पासपोर्ट है, उनके लिए थोड़े से रूल डिफरेंट हैं, और मैं वो इसमें कवर नहीं करना चाहता हूँ। उसके पीछे कारण ये है कि हर स्टेट का अलग है हिसाब किताब। आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, आप इसमें हमेशा हॉस्पिटल से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वो देते ही हैं, वो आप संभाल के रखना, क्योंकि वो बहुत काम आती है। बहुत सारे लोग इसको इधर उधर मिसप्लेस कर देते हैं, वैसा मत करना। उसका पूरा जो भी उसका जब बच्चा पैदा हुआ है उसका वहाँ पर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ये वो, तो वो मेंटेन करके रखो आप। और उससे क्या है कि उस बच्चे की PR बनी रहेगी। और उस स्पेशल जो केसेस हैं उसके लिए अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वैसे चाहिए तो आप मेरे को नीचे उस पर लिख दो यूट्यूब में, तो अपन बात कर सकते हैं उसमें। तो PR लेना कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके पास में पक्की नौकरी होनी चाहिए, और पक्की नौकरी मिलना भी जर्मनी में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं उसके बारे में भी, तो आप देख लो। अंग्रेजी में है, मैं थोड़ा इसको इंग्लिश की बजाय हिंदी में भी डालूंगा ताकि आपसे बात करना थोड़ा आसान हो जाए। और अगर आपको जैसे कोई सिटीजनशिप के बारे में पता करना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा किस तरह से मैंने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, क्या क्या उसकी प्रोसेस थी, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगी और ये सब। तो आप जो भी आपको पूछना है जर्मनी के बारे में, वहाँ पर करीब 10 साल रहा हूँ मैं, 2010 में चला गया था वहाँ। अभी मेरे को कुछ फैमिली रीजंस की वजह से थोड़ा इंडिया में हूँ, तो 2021 में, और कभी चला जाऊँगा वापस। अभी दिवाली पर आया था, तो देखते हैं। अभी थोड़ा सोच रहा हूँ समर में चला जाऊँ, अभी यहाँ पर थोड़ा विंटर में धूप का मजा लिया है, और समर में चले जाएंगे वापस। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा है। PR के लिए अप्लाई करो, जर्मनी की PR लो, बढ़िया है। EU की PR से थोड़ा बेटर है और थोड़ा कम टाइम में मिलती है। थोड़ा लैंग्वेज जल्दी सीख लो, लैंग्वेज का सर्टिफिकेट वगैरह ले लो। थोड़ा आलस में रह जाते हैं अपने इंडियन, वैसा मत करो, थोड़ा सर्टिफिकेट ले लो, थोड़ा जान लो लैंग्वेज को, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। और थोड़ा इंक्वायरी करो वहाँ पर जो आपका लोकल, जैसे हैम्बर्ग में है वेलकम सेंटर बोलते हैं उसको, हैम्बर्ग में वेलकम सेंटर, उनको थोड़ा मेल डाल दो कि भैया मेरे को रिक्वायरमेंट बता दो क्या क्या है, उनको डॉक्यूमेंट भेज दो। मैंने क्या किया था, मैंने उनको डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेज दिए थे कि भैया ये देखो, ये मेरे डॉक्यूमेंटेशन है, आपको डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी लगती है तो मेरे को बता दो। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि भाई एक ये डॉक्यूमेंट और लगा दो या ये डॉक्यूमेंट और लगा दो। टिपिकली हेल्थ इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट लगता है, पेंशन का डॉक्यूमेंट लगता है, आपकी नौकरी का डॉक्यूमेंट लगता है, आपका जो रेजिडेंस परमिट है उसका डॉक्यूमेंट लगता है, आपका पासपोर्ट की कॉपी लगती है, आपकी 1 फोटोग्राफ या 2 फोटोग्राफ लगती हैं स्टैंडर्ड में। फिर आपको जाना होता है, फिर आपको वहाँ पर वो कुछ जर्मन में बात करके देखेगा, इंटरव्यू लेगा। या इतना डिफिकल्ट इंटरव्यू होता नहीं है बहुत, जैसे अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए
लोग बताते हैं कि इतना आसान नहीं है। और जर्मनी बहुत आसान है, मतलब 5 मिनट वो आपसे, 5 मिनट भी नहीं, आपसे 2 मिनट बात करेगा कि भैया बताओ मुझे जर्मन में, हाँ, हिंदी में नहीं और इंग्लिश में भी नहीं, जर्मन में। तो वो आपसे पूछेगा, आपको बुलाएगा। जैसे मुझे बुलाया, उसने मुझसे पूछा कि भैया उसने मेरी फ़ाइल देखी और मुझे कहा कि भैया हाँ, आपका हेल्थ केयर का कागज़ कहाँ है? तो उसको मिला नहीं था मेरी फ़ाइल में, तो फिर मैंने उसको दिखाया कि भैया ये रहा। और फिर उसने कहा कि भाई आपका लैंग्वेज का सर्टिफिकेट भी नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि भाई मेरा EU ब्लू कार्ड में है, तो मेरे को A1 लैंग्वेज जो है वो रिक्वायरमेंट है, वो मैं सीख रहा हूँ। तो फिर मेरा काम चल गया था, क्योंकि मेरी कंपनी बड़ी थी, मेरी नौकरी वगैरह की वजह से भी मुझे कोई दिक्कत हुई नहीं। तो कई बार क्या होता है EU ब्लू कार्ड वाले में, अच्छा अभी मैं आपको टिप दे रहा हूँ, EU ब्लू कार्ड वाले में बहुत बार, तो नहीं कहूँगा लेकिन कई बार, अगर आपकी नौकरी ठीक ठाक है तो EU ब्लू कार्ड वाले में आपको फिर 33 महीने वाले उसमें अगर आप थोड़ी बहुत जर्मन बोल के इनको दिखा दो तो फिर वो मांगते नहीं सर्टिफिकेट। पर आप ऐसी गलती मत करना, मेरा बिना सर्टिफिकेट के चल गया था, मेरा एक्सेप्शन रहा होगा। तो बस फिर उसने मेरे डॉक्यूमेंट देखे और मुझे कहा कि भाई साहब आप 5 मिनट बाहर बैठ जाओ। तो हम बाहर बैठ गए और फिर उसके बाद में मुझे बुलाया उसने वापस और मुझे एक पर्ची दी दी और मुझे कहा कि भैया 2 हफ्ते बाद आपको हम लेटर भेजेंगे। तो मेरा तो आ गया था 10 दिन के अंदर ही PR। लोगों का टाइम लगता है, हैम्बर्ग में करीब 10 दिन 15 दिन, इससे ज़्यादा नहीं लगता। बर्लिन में मैंने सुना है थोड़ा टाइम लगता है। PR क्या होता है? PR एक कार्ड होता है, नीदरलासुम्स एरलाउबनुस बोलते हैं उसको जर्मन में, नीदरलासुम्स एरलाउबनुस, एरलाउबनुस मतलब परमिशन। तो वो कार्ड आया, बड़ी खुशी हुई मुझे, क्योंकि भैया उसके बाद तो आपको कोई वहाँ से निकाल नहीं सकता। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें हैं, आप ध्यान रखो और जर्मन सीखते रहो। कुछ जर्मन में कुछ क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछो। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट।